हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि प्रस्तावना से जुड़ी हुई क्या उसका इतिहास रहा है, क्या उसका अर्थ है। फिर हमने जाना था कि प्रस्तावना को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं या कहीं 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके एक एक शब्द को हमने गहनता के साथ अध्ययन किया था। अब जो हम जानेंगे कि जब हमारा संविधान लागू हो जाता है, उस लागू होने के बाद क्या प्रस्तावना को लेकर के कुछ संबंधित वाद विवाद रहे हैं या उससे रिलेटेड कुछ जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए हैं, उन सब को हम गहराई से अध्ययन करेंगे। मगर उसको अध्ययन करने से पहले 4 सवालों को अपने मन में रखना है। जब भी कोई विवाद सुनाई दे, किसको लेकर के, प्रस्तावना को लेकर के, तो 4 सवाल आपके मन में आ जाने चाहिए। वो 4 सवाल कौन से हैं? पहला, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग है जिसे हम पार्ट बोल सकते हैं? दूसरा, क्या प्रस्तावना के अंदर कुछ संशोधन या अमेंड किया जा सकता है या कहें कुछ घटाया या बढ़ाया उसके अंदर जा सकता है? फिर हम देखेंगे क्या प्रस्तावना को न्यायालय के अंदर हम चुनौती दे सकते हैं या कहें कि ये जुडिशिएबल है या नॉन जुडिशिएबल है, हिंदी में कहें न्यायिक है या गैर न्यायिक प्रकृति की है, उसको हम देखेंगे। फिर हम ये देखें क्या प्रस्तावना सरकार जो एक देश के अंदर होती, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, क्या उनके अधिकारों पर, उनकी शक्तियों पर कुछ कंट्रोल करती है, क्या उनके अधिकारों पर कुछ लिमिटेशन लेके आती है? इन सब का हम गहराई से अध्ययन करेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जरा ये जान लें, हमारे मन में एक सवाल उठ सकता है क्योंकि हमारे संविधान जब बना था उस समय 22 भाग थे जो वर्तमान में 25 हो चुके हैं। 395 आर्टिकल्स थे जो लगभग 450 से अधिक हो चुके हैं और 8 अनुसूची थी से शेड्यूल जो 12 हो चुकी है। अब हम देखें, जब इतनी चीज़ों को हमने देखा, आर्टिकल्स को भी देखा, शेड्यूल्स को भी देखा, पार्ट्स को भी देखा, इसमें प्रस्तावना का वर्णन नहीं, तो वाद यहीं शुरू हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जाता। तो सबसे पहला मामला जो विवादित रहा, जिसने अपना निर्णय सुनाया, वो था बेरुबारी मामला। बेरुबारी मामला 1960 में जब ये मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का अंग नहीं है या भारतीय संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि ये इसका वर्णन किसी भी हमारे आर्टिकल में नहीं किया गया, किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया, ना ही किसी शेड्यूल के अंदर इसका वर्णन किया गया। साथ ही साथ इसने कहा बेशक ये हमारे संविधान का भाग या अंग नहीं है, परंतु क्या है, ये हमारे देश का मार्गदर्शन सिद्धांत है जो सरकार को भी मार्गदर्शन दिखाता है, हमें भी मार्गदर्शन दिखाता है, जिसके आधार पर हमने निर्णय लेते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं। फिर हमें आगे देखते हैं, साथ ही साथ जब बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान निर्माताओं का ये मस्तिष्क था, जिस मस्तिष्क के आधार पर, जिस दिमाग के आधार पर पूरा संविधान हमारा फ्रेम किया गया। अब एक इससे जुड़ा हुआ संबंधित मामला और था, गोलकनाथ मुकदमा, वो भी इससे संबंधित है और वो यही कहता है कि यह भी संविधान का अंग नहीं है या कहीं पार्ट नहीं। फिर अगले जजमेंट को हम देखें, वो अगला जजमेंट था केशवानंद भारती मामला, जो सबसे ज़्यादा चर्चित मामला था। 1973 में आता है, 1973 में आता है। और इस मामले में इस केस के अंदर हुआ क्या, जो बेरुबारी का मामला था उस केस को पूरी तरीके से पलट दिया, उसके निर्णय को पलट दिया गया और ये कहा गया जो हमारी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, वो हमारी संविधान का अभिन्न अंग है, यानी महत्वपूर्ण भाग है या कहें पार्ट है। और साथ ही साथ कहा कि आर्टिकल 368 आपको याद रखना, 368, ये संविधान में संशोधन से रिलेटेड है, संबंधित है। और ये कहा गया कि 368 के तहत हमारी प्रस्तावना के अंदर इसे में कुछ जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, यानी कि अमेंड, जो हमने 4 सवाल शुरुआत में किए थे उसको ही हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है। फिर अगला ये होता है, मगर आपको ये ध्यान रखना है, वो किसे कहता है? सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये ध्यान रखना है जो हमारी प्रस्तावना का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर को जरा समझ लेते हैं, ये होता क्या है। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर या कहें आधारभूत ढांचा है, इसे हमारे संविधान में कहीं भी बताया या इसका वर्णन नहीं किया गया। इसी केस के तहत ये शब्द आया था, जो केशवानंद भारती मुकदमा था, उसने कहा कि हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारे संविधान के जो निर्माता थे या हमारा जो संविधान है उसकी मूल भावना है, उसकी मूल आत्मा है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे संविधान के ही विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी
भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर के अंदर कि ये आधारभूत ढांचा आखिर हमारे संविधान में आया कहाँ से, ये संविधान का भाग नहीं है मगर ये आधारभूत ढांचा सुप्रीम कोर्ट के तहत है। सुप्रीम कोर्ट जब भी कुछ जजमेंट लेने होते हैं, संविधान का किसी को महत्वपूर्ण अंग बनाना होता है या भाग बनाना होता है या विषय बनाना होता है, तो उस आधारभूत ढांचे के अंदर उसे डाल देता है। वर्तमान में देखें जैसे धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर हो गया, गणतंत्र हो गया यानी रिपब्लिक हो गया, लोकतांत्रिक सरकार हो गई, या संप्रभु राष्ट्र यानी सॉवरन स्टेट हो गया, व्यक्ति की गरिमा हो गई, ये सब क्या है हमारे आधारभूत ढांचे के अंदर है। साथ ही साथ हम देखें भारत में कानून का शासन, हमारे संविधान की सर्वोच्चता, ये सब आधारभूत ढांचे के अंदर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने रखे गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है आधारभूत ढांचे का जो ये प्रावधान लाया था या सिद्धांत लाया था, कब लाया गया था? 1973 में, जिसमें ये कहा गया था कि हमारी प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है मगर इसकी मूल भावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परंतु क्या है, इसे और चीज़ बताई गई, ये कहा गया सरकार के लिए ये नकारात्मक प्रकृति के हैं। नकारात्मक प्रकृति का मतलब ये हुआ, नेगेटिव इन नेचर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी सरकार है इसका जो आधारभूत ढांचा है उसमें किसी भी तरीके का संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये संविधान की आत्मा से जुड़ा है या संविधान निर्माताओं की या संविधान की मूल भावना से जुड़ा है। अब हम अगले मुकदमे को देख लेते हैं जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स मामला है, जो 1980 में आता है। इस मामला में भी इस मामले के अंदर भी इस बात को दोहराया गया कि जो हमारी प्रस्तावना है संविधान का भाग है या पार्ट है। फिर कहा गया, साथ ही साथ इसमें व्याख्या की गई जो समाजवाद है प्रस्तावना के अंदर, उसमें ये बताया गया जो हमारे समाजवाद को देश के अंदर लागू करने के लाने का काम जो करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये मिनर्वा मिल्स मामले में कहा गया। फिर अगले मुकदमे की ओर चले जो 1994 में आता है, जिसका नाम है एसआर बम्बैया केस। एसआर बम्बैया केस तब आता है जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, उसे गिरा दी जाती है। साथ ही साथ जब वहाँ पर बीजेपी की सरकार को वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भारत की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष स्वरूप है हमारा प्रस्तावना का या देश का, वो हमारा आधारभूत ढांचा, याद रखना, पंथ निरपेक्ष आधार सेकुलर हमारा आधारभूत ढांचा। ये किस में कहा गया? एसआर बम्बैया केस में। फिर आते हैं जो लास्ट मामला था एलआईसी ऑफ इंडिया मामला। एलआईसी ऑफ इंडिया मामला जो 1995 में आता है, इसमें भी यह कहा गया कि संविधान का आंतरिक हिस्सा है हमारी प्रस्तावना, यानी कि संविधान का आंतरिक हिस्सा। हमने देख लिया जो मेन जजमेंट थे। सबसे पहले हमने देखा बेरूबारी केस। बेरूबारी केस से ही मिलता जुलता था गोलकनाथ केस। दोनों क्या कहते थे? प्रस्तावना हमारी संविधान का अंग नहीं है मगर क्या है, मार्गदर्शन करता है। फिर हमने देखा केशवानंद भारती मुकदमा, वो पूरी तरीके से मामले को पलट देता है और ये कहता है कि उसमें संविधान संशोधन भी संभव है और हमारी संविधान का वो भाग भी है और साथ ही साथ परंतु आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर हमने अगला मामला देखा मिनर्वा मिल्स मामला, ये भी हमें न्याय बताता है और समाजवाद की व्याख्या करता है। फिर हम एसआर बम्बैया केस की ओर चलते हैं। ये भी क्या कहता है कि यह भी संविधान का अभिन्न अंग है और पंथ निरपेक्ष आधार इसका मूल ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर। फिर अंत में देखा एलआईसी ऑफ इंडिया मामला, ये भी कहता है कि हमारी प्रस्तावना का आंतरिक इंटरनल हिस्सा। अब हम जानते हैं कि वर्तमान में प्रस्तावना से जुड़ा आखिर क्या विवाद है, क्या विचार विमर्श हमें देखने को मिल रहा है। हम जरा जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा संशोधन किया गया और 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमारी प्रस्तावना के अंदर शामिल किया गया। अब वर्तमान में देखें राज्यसभा सांसद जो बीजेपी के सांसद है राकेश सिन्हा, उनका क्या कहना है कि जो हमारी प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया गया 3 शब्द लाए गए, उसमें से जो 2 शब्द हैं समाजवाद यानी सोशलिस्ट और दूसरा सेकुलर शब्द हैं, इसे हमारी प्रस्तावना से निकाल देना चाहिए। क्योंकि क्या था इसे लाने का पूरा कारण यही था कि जो हमारी प्रस्तावना है उसे राजनीतिक हथकंडा किसने मान लिया था? इंदिरा गांधी ने। इसलिए राजनीति से प्रेरित होकर के अपनी पार्टी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए वह हमारी प्रस्तावना के अंदर समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए। हमारा मानना है कि हमारी प्रस्तावना से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए। मगर आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हम आधारभूत ढांचे की बात कर रहे थे और हमारे आधारभूत ढांचे के अंदर किसको रखा जाता है? पंथ निरपेक्ष को। समाजवाद को आधारभूत ढांचे का
अंग नहीं माना गया है या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना गया, परंतु पंथ निरपेक्ष को हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। अब हमारे सामने यही मुद्दा है, क्या इसे हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जरा हम देखते हैं जब हमारे संविधान को पिछले साल 2020 में 70 वर्ष पूरे हुए तो हमारे लोकसभा सचिवालय ने एक थीम जारी की। हर साल एक कैलेंडर की थीम रखी जाती है। इस साल कैलेंडर की थीम क्या रखी गई? कॉन्स्टिट्यूशन थीम कैलेंडर 2020। इस कैलेंडर के अंदर क्या रखा गया? जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए भाग हैं उसकी विशेषता है उसे हम प्रिंट कराएंगे अपने आने वाले कैलेंडर। यहाँ पर विवाद तब ज़्यादा निकल करके सामने आया जब ओम बिरला जो हमारे स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर है, उनके सामने जब ढांचा इसका दिया गया कैलेंडर का कि ये रूप होना चाहिए, तो वहाँ पर ये विवाद उठ गया कि उन्होंने प्रस्तावना को उस कैलेंडर के अंदर शामिल ही नहीं किया। तो यहाँ से विवाद ये उठने लगा, एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं पंथ निरपेक्ष समाजवाद को हमारी प्रस्तावना से हटाने का, और दूसरी ओर आप क्या कर रहे हैं, उस कैलेंडर में भी आपको उसने शामिल नहीं किया। इसका मतलब सीधा ये हुआ, कहीं ना कहीं प्रस्तावना का जो संविधान का अभिन्न अंग है, आपने उसकी महत्वता को नहीं देखा या उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना। तो यहाँ से ये जुड़ा पूरा विवाद था, और आपको अब ये बताना है कि क्या हमारे पंथ निरपेक्ष को हटाना चाहिए। देखो, मेरा मानना है पंथ निरपेक्ष को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुधार्मिक देश है जहाँ पर सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। उनका पर्सनली अपना एक धर्म है। आर्टिकल 25 हमें ये आज़ादी देता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे तो नास्तिक बने या चाहे आस्तिक। मगर जो पंथ निरपेक्ष है वो हमारे राज्य का धर्म है, जहाँ ये बताया गया राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसमें कोई विवाद होने वाली बात ही नहीं है कि जब राज्य का कोई धर्म नहीं बताया तो इसमें क्यों हटाने की, इसे क्या ज़रूरत है। अगर समाजवाद पे विवाद बन रहा है तो देखो, समाजवादी देश हमेशा से ही भारत रहा है, जहाँ पर समाज के लिए हमने बताया था, ने कहा था जो समाजवाद है समाज से जुड़ा और समाज में समानता लाने की बात करता है कि समाज के जो बेसिक नीड्स हैं, संसाधन है, रिसोर्सेज, उसमें सबका भागीदारी हो, सबका वितरण किया जाए। मगर अब क्या कह रही है सरकार? ये कह रही है, चाहे वो अंबेडकर हो चाहे वो नेहरू हो, वो भी पूरी तरीके से समाजवाद हमारी प्रस्तावना में नहीं जोड़ना चाहते थे। तो इंदिरा गांधी से क्यों लाई? तो हमें इन दोनों ही शब्द को, केवल अखंडता शब्द को छोड़ करके इन दोनों को हमारी प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। तो इससे जुड़ा हुआ विवाद यही था। आपको क्या लगता है कि प्रस्तावना से समाजवाद शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय।